हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बच्चों, हमारी ये थर्ड क्लास है और अब तक हमने कुछ टर्मिनोलॉजी अकाउंट्स में सीखी है और हम आगे इस क्लास के अंदर भी कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आज जो हमारे पास में टर्म है दैट इज नोन एज इनकम। अब इनकम क्या होती है ये तो आप सब लोगों को ही मालूम है। तो इनकम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है? प्रॉफिट्स। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज इनकम। ठीक है बच्चों, तो कोई आपसे पूछे कि इनकम क्या होती है, तो इनकम होती है सर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके प्रॉफिट्स। अब ये प्रॉफिट्स कैसे निकाले जाते हैं? हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉफिट्स? तो हमारे पास में जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, उसमें से हम माइनस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं क्या? रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर। तो वो क्या आ जाते हैं बच्चों? वो आ जाते हैं हमारे पास में हमारे प्रॉफिट्स। और यही प्रॉफिट्स क्या होते हैं? हमारी इनकम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये थी हमारी एक टर्म जिसके के अंदर हमने देखा कि इनकम क्या होती है। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो ऊपर वाली से बिल्कुल कुछ कुछ मेल खाती है, दैट इज नोन एज प्रॉफिट्स। अब ये प्रॉफिट्स क्या होते हैं? सर अभी तो आपने बताया कि इनकम प्रॉफिट्स होती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रॉफिट का मतलब भी क्या होगा जी? प्रॉफिट का मतलब होगा सर इनकम। नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं है। कुछ इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इनकम अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज नोन एज प्रॉफिट्स। ठीक है, तो आप लिखिएगा, profits means income earned by business from its operating activities। तो क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कमाई गई इनकम को ही हम प्रॉफिट्स कहते हैं? देखो बच्चों, अभी जब मैं इसकी क्लासिफिकेशन करूंगा तो ये आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? सर ये जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब ये होता है जिसका कि हम काम करते हैं डे टू डे लाइफ में। ऑपरेशंस का मतलब क्या होते हैं? जो हम काम करते हैं, जिसका कि हम व्यापार करते हैं, जिसका कि हम बिजनेस करते हैं, दैट इज नोन एज अवर ऑपरेशंस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अर्न किया गया कोई भी पैसा क्या होता है? हमारी प्रॉफिट्स कहलाए जाते हैं। अब ये जो प्रॉफिट्स होते हैं ना बच्चों, ये प्रॉफिट्स दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट्स, और एक होते हैं नेट प्रॉफिट्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूड होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है? देखो बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल करके आते हैं वो सेल ऑफ गुड्स से निकल करके आते हैं, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जिस चीज का हम काम करते हैं, व्यापार करते हैं, अगर हम उससे कुछ अर्निंग इनकम अर्न करते हैं तो दैट इज नोन एज आवर ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, लेकिन जिस चीज का हम काम नहीं करते, जो हमारा काम नहीं है और उससे भी कोई इनकम आ रही होती है और वो इंक्लूड हो जाती है ग्रॉस प्रॉफिट्स के अंदर, तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे नेट प्रॉफिट्स। यानी कि नेट प्रॉफिट होता है, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेल
ऑफ ओल्ड मटेरियल या फिर ओल्ड फर्नीचर। एक बात बताओ, पुराने फर्नीचर को बेचना क्या हमारी बिजनेस एक्टिविटी थी? क्या हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटी थी? नहीं सर, ये हमारा बिजनेस नहीं था। तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर क्या हो जाएगा? ये हमारा एक एग्जाम्पल है हमारी इनडायरेक्ट इनकम का या फिर इनडायरेक्ट प्रॉफिट्स का। डायरेक्ट प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट प्रॉफिट्स वो चीजें होती हैं जिसको कि हम अपने बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, और इनडायरेक्ट इनकम्स कौन सी होती हैं? जो यूं ही हमें हो जाती हैं कभी कभार, जिनका कि हम रेगुलर बेसिस पे बिजनेस नहीं करते। तो बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट्स के लिए एग्जाम्पल हमने लिया सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिसका कि हम काम कर रहे हैं, और नेट प्रॉफिट के लिए सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर जिसको कि हम कभी कभी बेच देते हैं। अच्छा जी, तो ये थे हमारे पास में प्रॉफिट्स। नेक्स्ट जो है वो है हमारी ये 10th टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास में क्या? परचेजेस। अब परचेजेस क्या होती हैं? परचेज का मतलब होता है सर कुछ भी चीज हम खरीदते हैं उसको हम परचेज कहते हैं। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज इंक्लूड्स परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर रीसेल पर्पस। यानी कि हम इन चीजों को बेच देंगे। और क्या आता है परचेज में? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर क्रिएशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। देखो जी, मिस्टर एक्स क्या करते हैं? मिस्टर एक्स का कोई दाल चावल का बिजनेस है, ठीक है जी। तो मिस्टर एक्स का जो दाल चावल का बिजनेस है उसके अंदर उन्होंने कुछ दालें खरीदी। अब दाल खरीदी है उसने किस काम के लिए? क्या खरीद करके बनाने के लिए? नहीं, बेचने के लिए। तो ये क्या है जी? परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। यानी कि उसका पर्पस क्या था? दालें खरीदने का ओपन मार्केट से, बड़ी वाली मंडी से, ताकि वो रिटेलर की तरीके से अपने यहां पे अपने प्रोविजनल स्टोर पे इन दालों का रीसेल कर सके। ठीक है। दूसरी चीज, मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर भी कुछ रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। लेट्स से कि हमने क्या किया, कुछ टी लीव्स खरीदी और टी लीव्स से हमने क्या बना दिया? हमने चाय पत्ती बना दी। यानी कि टी लीव्स क्या होती हैं हमारे पास में? कि हमने कुछ टी लीव्स, कच्ची लीव्स बोरो की और उससे चाय की पत्ती जिससे कि चाय बनती वो बना दिया। ठीक है जी। तो इससे कुछ क्रिएशन हुई। सिमिलरली हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने क्या किया, मार्केट से कोई रबड़ परचेज किया और उसका फुटवेयर बना करके स्लीपर्स के लिए, ठीक है जी, स्लीपर्स के लिए उसका फुटवेयर या स्लीपर बना करके अगर हम ओपन मार्केट में बेच देते हैं तो अब क्या होता है? इसको हमने बोला कि ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर क्रिएशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो ये क्या है? परचेज है। बच्चों, दोनों ही काम के अंदर तुम्हें एक चीज कॉमन लग रही होगी कि ये क्या है? ये परचेज किस लिए है? फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है जी, फॉर बिजनेस पर्पस। अगर मैं ये बोलूं कि आपने लैंड परचेज की है तो लैंड परचेज को हम परचेज नहीं मानते बिजनेस के अंदर। तो सर फिर क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि हमने कुछ एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। यानी कि इसको हम लैंड के नाम से जाने जाएंगे। जिन चीजों को हम खरीदते हैं, जिन गुड्स को हम खरीदते हैं, चाहे रीसेल करने के लिए या फिर कुछ बना करके बेचने के लिए, उन चीजों को, उन गुड्स को हम परचेज का नाम देते हैं। कोई फिक्स्ड एसेट अगर हम परचेज कर लेते हैं तो हम उसको परचेज का नाम नहीं देते। ये रूल याद रखना बच्चों, क्योंकि यही रूल्स आगे जा करके
आप लोगों के लिए इजी टास्क या फिर डिफिकल्ट टास्क बन सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिए वो एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ राइस बाय ओनर ऑफ किराना स्टोर्स। किराना स्टोर समझते हैं ना, प्रोविजनल स्टोर्स को किराना स्टोर्स कहते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या है, परचेज है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमने क्या किया, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस इज नॉट परचेज, क्योंकि हम फर्नीचर का सेल परचेज नहीं करते। हां, अगर हमारी फर्नीचर शॉप होती और हमने फर्नीचर को बनाया होता तो ये हमारी गुड्स की तरीके से काउंट होती और फिर हम इसको परचेज कह सकते थे। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब देखो होता क्या है, परचेज के अंदर से ना कभी कभी है ना कुछ माल समझ नहीं आता। किसको? माल समझ नहीं आता हमारे कस्टमर को। तो कस्टमर क्या करता है, उसको रिटर्न कर देता है। कस्टमर उसे रिटर्न कर देता है। कस्टमर उसको रिटर्न कर देता है, क्यों? क्योंकि वो अप टू मार्क नहीं होता। ठीक है, लेट्स से हमने कुछ परचेज किया था, कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया था, उसमें से कुछ रॉ मटेरियल जो था वो खराब निकल करके आ गया, और ये रॉ मटेरियल हमने क्रेडिट पे परचेज किया था। क्रेडिट पे मतलब हमने चीज़ तो आज ले ली है, लेकिन हम देंगे पैसे कब? बाद में पैसे देंगे, ऐसा कह करके हम उससे ले आए थे। और हमने अपने ऑफिस में आकर के देखा कि वो जो चीज़ें थी ना वो कुछ हद तक खराब थी, तो हमने क्या कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया जिससे कि हमने लिया था। तो बच्चों, जब मैं वर्ड बोलता हूँ ना परचेज, तो दैट मीन्स नेट परचेज। नेट परचेज मीन्स आफ्टर डिडक्टिंग परचेज रिटर्न। तो आप इस चीज को लिख लीजिए, रिटर्न शुड बी डिडक्टेड, रिटर्न शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल परचेज। ठीक है जी। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास में सेल। सेल क्या होता है सर? सेल भी दो तरीके के होते हैं। अच्छा, सेल्स का मतलब होता है कि सेल ऑफ गुड्स, जिसके के अंदर बिजनेसमैन डील करता है। ठीक है, तो चलो सेल लिख लेते हैं हम सबसे पहले। सेल मीन्स सेल ऑफ गुड्स in which business deals, जिसके के अंदर बिजनेस डील करता है। ठीक है, अब ये जो सेल होती है ना बच्चों, ये दो तरीके की होती है। एक तो होती है कैश सेल और एक होती है क्रेडिट सेल। ठीक है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। अब ये कैश सेल्स क्या होती है, एग्जाम्पल लेते हैं। परचेज, सॉरी सेल है ना ये, तो परचेज वर्ड नहीं लिखना चाहिए हमारे को। सोल्ड गुड्स, गुड्स का मतलब समझते हैं ना, जिसका कि हम काम करते हैं। ठीक है, जैसे किराना स्टोर के लिए राइस क्या है, गुड्स है। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ गुड्स दी और उनसे कैश ले लिया। तो ये क्या है, ये है सर कैश सेल्स। ओके, चलिए
क्रेडिट सेल का मतलब समझते हैं। क्रेडिट सेल का मतलब है सेल ऑफ गुड्स इन विच गुड्स डिलीवर्ड in which immediately ठीक है जी, बट कैश will receive after some time। ठीक है जी, यानी कि क्रेडिट सेल का मतलब क्या है कि हम डिलीवरी ऑफ गुड्स तो अभी दे देंगे, लेकिन हमें कैश थोड़े टाइम बाद मिलेगा। ठीक है, अच्छा चलो एक नोट लिखते हैं इसके लिए। इफ गुड्स फाउंड डिफेक्टिव और not acceptable by credit customer, it may return। ठीक है जी, कि अगर गुड्स जो हैं वो डिफेक्टिव या फिर एक्सेप्टेबल नहीं होती, कौन से कस्टमर को? क्रेडिट कस्टमर को, तो ये रिटर्न हो सकती हैं। सर सिर्फ क्रेडिट कस्टमर को ही, यानी कि अगर हमने कैश में कुछ पेमेंट कर दी थी और उसके बाद में चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, तो बच्चों फिर उसके अंदर क्रेडिट बेस पे तो हम क्या कर लेते हैं, गुड्स रिटर्न कर लेते हैं, और कैश बेसिस में हम क्या मानते हैं, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। ठीक है जी, तो हम उसको रिटर्न नहीं कहते, बट एक्सेप्शनली कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोर्ट में चला जाए कस्टमर और उसके बाद में कुछ एक्शन ले ले, तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, अगली टर्म पे चलते हैं अपने पास में, और ये है हमारी 12th टर्म। क्या है? गुड्स। गुड्स क्या होती हैं? गुड्स आर फिजिकल आइटम, गुड्स आर फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड फॉर सेल और परचेज। देखो बच्चों, क्या लिखा हम लोगों ने कि गुड्स वो चीजें होती हैं, वो फिजिकल आइटम होती हैं जिसका कि हम ट्रेड के अंदर, नॉर्मल ट्रेड के अंदर सेल या परचेज करते हैं। तो सर परचेज भी यही होता था और सेल भी यही होता था? जी हाँ, सेल और परचेज किसका होता था? गुड्स का ही तो होता था। तो अब हमने क्या लिख दिया, किसको समझ रहे हैं हम? अब गुड्स को समझ रहे हैं। तो गुड्स के अंदर हम क्या करते हैं जी, हम सेल और परचेज जिन चीजों का करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? गुड्स। ठीक है बच्चों, अब गुड्स के अंदर मैंने दो चीजें लिखी हैं, एक तो परचेज और दूसरा सेल, है ना? ठीक है, ये जो परचेज होती है ना, ये कैश बेसिस भी हो सकती है और क्रेडिट बेसिस भी हो सकती है, और सिमिलरली सेल भी कैश बेसिस भी हो सकती है और क्रेडिट बेसिस भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि हमने गुड्स को परचेज किया या तो कैश पे, या फिर फ्यूचर में उसकी पेमेंट करेंगे, या फिर सेल किया हमने गुड्स कैश पे, यानी कि कैश आज ही रिसीव हो गया, या फिर हमें कैश रिसीव होगा फ्यूचर में। तो कुछ भी हो सकता है।
अच्छा जी, नेक्स्ट 13 टर्मिनोलॉजी है हमारी ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है बच्चों? ये थोड़ा सा अलग है। तो ट्रेड रिसीवेबल मींस टोटल सम ऑफ किस चीज का? डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का जो टोटल होता है दैट इज नोन एज ट्रेड रिसीवेबल। सर ना तो हमें ये मालूम है कि डेटर्स क्या होते हैं और ना ही हमें ये मालूम है कि हमारे बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं। तो चलो बच्चों समझते हैं कि हमारे डेटर्स क्या होते हैं और बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं। चलो अभी समझाता हूं आप लोगों को कि डेटर्स क्या होते हैं, वरना तो हमें पता ही नहीं लगेगा। डेटर का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, देखो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूं कि मिस्टर एक्स थे शॉपकीपर, ठीक है, और एक थे जी मिस्टर वाई। ये मिस्टर एक्स के क्या थे? कस्टमर थे। तो मिस्टर एक्स ने आज क्या किया? मिस्टर वाई को गुड्स सेल कर दी ऑन क्रेडिट। इसका मतलब गुड्स तो आज ही दे दो और पैसे लेना बाद में। तो मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को अभी सिर्फ क्या दे दिया? विश्वास, ठीक है जी, ऑन ट्रस्ट, ठीक है। तो ट्रस्ट दे दिया मिस्टर वाई ने किसको? मिस्टर एक्स को। ओके, तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के क्या हो गए? डेटर हो गए। तो मिस्टर वाई इज द डेटर ऑफ बिजनेस बोल दो तुम, मिस्टर एक्स बोलने से अच्छा, ठीक है। ओके, अच्छा जी, अब ये तो हुआ क्या? डेटर। अब दूसरी चीज जो हम लोगों को समझनी है वो क्या समझनी है कि सर बिल रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल, इसका भी हम क्या लेते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जी, मिस्टर एक्स थे, ठीक है, और कौन थे? मिस्टर वाई। शॉपकीपर थे मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स शॉपकीपर थे। मिस्टर एक्स ने क्या किया? कुछ गुड्स सेल कर दी मिस्टर वाई को, गुड्स ऑन क्रेडिट, बट दिस टाइम नॉट ओनली ऑन ट्रस्ट। उन्होंने क्या किया? मिस्टर वाई से एक अंडरटेकिंग ले ली, एक कागज का टुकड़ा ले लिया, ठीक है जी, एक एग्रीमेंट ले लिया, एग्रीमेंट, ठीक है जी, दैट मिस्टर वाई विल पे मनी आफ्टर 3 months। 3 महीने के बाद में मिस्टर वाई जो होंगे वो मिस्टर एक्स को कुछ पेमेंट करेंगे। अब ये जो काम इन्होंने किया है ना, ये मतलब अभी सिर्फ विश्वास नहीं हुआ, ये एग्रीमेंट भी कर लिया। तो ये जो रिटर्न एग्रीमेंट है ना, रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है, ये रिटर्न एग्रीमेंट जो है इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? BR। बिल्स रिसीवेबल।
ऑफ बिजनेस ऑफ मिस्टर एक्स। अच्छा जी, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो बी आर, ये जो बिल रिसीवेबल हैं, ये बिल्स रिसीवेबल बेनिफिट देंगे ना, बेनिफिट देंगे ना मिस्टर एक्स को? देंगे कि नहीं देंगे? फ्यूचर में फ्यूचर में बेनिफिट देंगे मिस्टर एक्स को। तो ये जो बी आर हैं, ये जो बी आर हैं, ये मिस्टर एक्स के लिए क्या हो जाएंगे बच्चों? ये बी आर मिस्टर एक्स के लिए हो जाएंगे उनके एसेट, है कि नहीं है? और देखो टाइम पीरियड कितने महीने का है? टाइम पीरियड जो डाला गया है वो डाला गया है बच्चों कितने महीने का? 3 मंथ का, 3 मंथ्स का। तो क्या लगता है ये कौन से वाले एसेट हैं? ये सर करंट एसेट हैं, जो कि 12 महीने से कम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे इन कैश। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, तो ये तो था हमारे पास में। क्या हम पढ़ क्या रहे थे? देखो ये देखो, हम ट्रेड रिसीवेबल पढ़ रहे थे। तो ट्रेड रिसीवेबल इज द टोटल सम ऑफ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, और हमने डेटर भी समझ लिया और बिल रिसीवेबल भी समझ लिया, है कि नहीं है? तो जब मैं प्लस कर देता हूं दोनों को, क्या दोनों? एक तो डेटर्स और साथ में बिल्स रिसीवेबल, तो ये क्या बन जाते हैं? टोटल ट्रेड रिसीवेबल, है कि नहीं है? हाँ जी सर, हमें समझ में आ गया। बहुत बढ़िया बच्चों, अगर समझ में आ गया है तो। अच्छा जी, ट्रेड रिसीवेबल के बाद में हमारे पास में क्या है? ट्रेड पेबल्स। अगली टर्म जो है हमारी वो है ट्रेड पेबल, और ये 14 टर्म। देखो जी, ट्रेड पेबल क्या होते हैं? ट्रेड पेबल इज टोटल सम ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ठीक है? तो अब समझते हैं हमने इसके अंदर लिखा क्या है। सर हमें तो अभी तक यही नहीं पता कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्या होते हैं। तो चलो बच्चों समझ लेते हैं कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्रेडिटर्स। देखो बच्चों, वापस से मिस्टर एक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर एक्स थे कौन? शॉपकीपर। ठीक है? अब उनको कुछ बिजनेस करना था, तो वो मंडी में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और गुड्स लेकर के आते हैं। किससे? मिस्टर वाई से। ठीक है? वो गुड्स परचेज करके लेके आते हैं, गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे सामान खरीद करके लाते हैं, खरीद करके। ठीक है? तो अब जो ये मिस्टर एक्स हैं, ये मिस्टर वाई के क्या लगते हैं? क्रेडिटर। तो मिस्टर एक्स इज क्रेडिटर ऑफ मिस्टर वाई। ठीक है बच्चों? तो जिससे हम सामान उधार पे खरीदते हैं ना, वो लोग हमारे क्या होते हैं? सॉरी, मैं यहां पे उल्टा लिख गया, देखिएगा जरा, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। मिस्टर वाई इज द क्रेडिटर ऑफ मिस्टर एक्स। तो जिनको हमें पैसा देना होता है, क्या? पैसा
देना होता है वो हमारे क्या होते हैं? क्रेडिटर्स। और जिनसे हमने पैसा लेना होता है वो कौन होते हैं? हमारे डेटर्स। जिनसे पैसा लेना है वो डेटर, जिनको पैसा देना है वो क्रेडिटर्स। ठीक है जी, क्रेडिटर हमारे समझ में आ गया सर। ओके, अब क्या था, हमारे पास में एक चीज थी बिल्स पेबल। तो सर इसको भी समझ लेते हैं कि बिल्स पेबल क्या होता है। सपोज मिस्टर एक्स हैं, ठीक है जी, अपने प्यारे मिस्टर एक्स यानी कि शॉपकीपर, इन्होंने मिस्टर वाई से कुछ गुड्स खरीदी, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। लेकिन अब की बारी उन्होंने भरोसा नहीं दिया। क्या दिया? एक रिटर्न एग्रीमेंट दिया। रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है, टू पे मनी आफ्टर 2 months, कि मैं आपको लिख करके देता हूं, विश्वास रखिए कि मैं आपको पैसे 2 महीने बाद दे दूंगा। ठीक है, अब मिस्टर वाई इस पे एग्री हो गए। ठीक है जी, ये देखिए, ये उन्होंने इस तरीके से एक एग्रीमेंट लिखा। अब ये जो रिटर्न एग्रीमेंट है ना, ये जो रिटर्न एग्रीमेंट है, टू पे मनी विद इन 2 months, ये क्या है? बिल्स पेबल फ्रॉम मिस्टर एक्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये चीज बिल्स पेबल है। ओके, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, और देखिए इसका टाइम ड्यूरेशन जो था वो 2 महीने था, जो कि 12 महीने से कम था। तो सर हम कह सकते हैं कि देखिए ये एक ऑब्लिगेशन है, ये एक लाइबिलिटी है कि पे करना पड़ेगा। तो ये जो बिल्स पेबल है ये क्या है? ये है करंट लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये हमारे पास में एक करंट लाइबिलिटी, क्योंकि ये 2 महीने यानी कि 12 महीनों से कम के लिए आंकी जाती है, इसलिए ये क्या होती है? ये एक करंट लाइबिलिटी के नेचर में होती है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि 15th पॉइंट। ठीक है, वो है क्या? वाउचर। अब ये वाउचर क्या होता है सर? वाउचर बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होता है। मान लीजिए आप एक मोबाइल परचेस करते हैं और आपने उस मोबाइल का एक एविडेंस ले लिया। मान लीजिए आपने कोई बिल ले लिया, कोई इनवॉइस ले लिया, कोई कैश मेमो ले लिया। तो ये चीजें इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट आप कोर्ट में एज एन एविडेंस पेश कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज क्या? वाउचर। तो बच्चों वाउचर को भी हम जो लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे कि इट इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर एग्जाम्पल कैश मेमो, इनवॉइस या फिर बिल्स।
ठीक है, तो ये होते हैं क्या, वाउचर। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास में डिस्काउंट। सर डिस्काउंट के बारे में तो हम जानते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। सर डिस्काउंट का मतलब होता है बिजनेस की टर्म में रिबेट, रिबेट इन प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स ऑफर्ड बाय ऑफर्ड बाय, कौन ऑफर करेगा इसको, सर हमारा बिजनेस करेगा, ऑफर्ड बाय बिजनेस, और किस लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, टू अट्रैक्ट the customer is known as discount। ठीक है बच्चों, तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है कि रिबेट इन प्राइजेस टू ऑफर विच इज ऑफर्ड बाय, देखो क्या लिखा मैंने, रिबेट इन प्राइस ऑफ गुड्स ऑफर्ड बाय बिजनेस, ऑफर्ड बाय होम, ऑफर्ड बाय बिजनेस, और किस लिए, टू अट्रैक्ट द कस्टमर। जब हम अपने प्राइजेस रिड्यूस कर देंगे तो इससे खुश होकर के कस्टमर क्या करेगा, हमसे से ज्यादा सामान खरीदेगा। ठीक है, तो दैट इज नोन एज डिस्काउंट। अच्छा जी, अब शांति रखिए 2 मिनट, हो सकता है आप लोगों को ये बात पहले से मालूम हो, लेकिन फिर भी डिस्काउंट बच्चों 2 तरीके का होता है। डिस्काउंट जो है ना, ये 2 तरीके का होता है, यानी कि जो रिबेट होता है ना, ये 2 तरीके का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क होता है, देखो जी, कभी कभी आपको दुकानदार क्या कहता है कि सर वैसे तो इन चावलों का भाव जो है वो है 20 रुपए किलो, नहीं 20 रुपए बहुत कम है, चलो 100 रुपए किलो, वैसे तो इन चावलों का जो भाव है वो 100 रुपए किलो है, लेकिन अगर आप मुझसे 5 किलो लेंगे ना तो मैं आपको कुछ लमसम अमाउंट इस तरीके का बना दूंगा कि आपको पर केजी का रेट जो है वो 95 रुपीस का मिलेगा। ठीक है जी, यानी कि पर केजी आपको 95 का पड़ जाएगा अगर आप 5 किलो लेंगे तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, डिस्काउंट ऑन क्वांटिटी, ठीक है जी, इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। नाउ व्हाट अबाउट कैश डिस्काउंट। ऐसा होता है कभी कभी हम कस्टमर से जल्दी कैश पेमेंट निकलवाने के लिए उनको कुछ डिस्काउंट भी दे देते हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट। यानी कि मान लीजिए कि 95 रुपीज में जो चावल पड़ रहे थे उसको कस्टमर अभी पे करने के लिए तैयार था अगर ये चावल के ऊपर उसको पर केजी 2 रुपए का डिस्काउंट और मिल जाए। यानी कि कस्टमर क्या कह रहा है कि अगर आप मेरे को अभी के अभी 2 रुपए का और डिस्काउंट दे दो तो 93 रुपीज के हिसाब से मैं आपको 5 किलो की पेमेंट अभी कर दूंगा। तो यहां पे क्या है, कैश डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट प्रोवाइडेड टू रिसीव पेमेंट टाइमली। ठीक है जी, तो ऐसा कस्टमर को हम अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, हम कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए
कुछ कैश डिस्काउंट भी दे देते हैं और कुछ ट्रेड डिस्काउंट भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने देखा कि ये डिस्काउंट जो है ये सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ही नहीं होता, ये क्या होता है, हमारी सेल्स का प्रमोशन करने के लिए भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम और कुछ टर्म्स सीखेंगे आगे। टिल देन बाय बाय, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।